नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक हुए इस्तीफे से देश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। बहस इस पर भी जमकर चली कि आखिर उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की वजह स्वास्थ्य कारण है या कुछ और। हालांकि धनखड़ के इस्तीफे से पहले कई घटनाएं ऐसी हुई जिनमें धनखड़ द्वारा बीजेपी को लेकर लक्ष्मण रेखा पार करने की बात कही गई। अब चुनाव आयोग जल्द उपराष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान कर सकता है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी तेज है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति होगा कौन। देश का अगला उपराष्ट्रपति बीजेपी से ही होगा, ये तो तय है। चुनाव की रेस में कई दिग्गजों के नाम चल रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अब तक तय नहीं किया कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अब नए उपराष्ट्रपति पद को लेकर जिन नामों की अटकलें चल रही हैं उनमें राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, हरदीप सिंह पुरी, ओम माथुर, मुख्तार अब्बास नकवी, दक्षिण बीजेपी के बड़े नेता एल गणेशन, नरेंद्र सिंह तोमर, आरिफ मोहम्मद खान, वसुंधरा राजे जैसे नाम उपराष्ट्रपति की रेस में है। लेकिन जो नाम उपराष्ट्रपति पद की रेस में सबसे आगे है वो चेहरा है छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का। फिलहाल रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और संघ के करीबी और बीजेपी संगठन में एक जिम्मेदार नेता के रूप में रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बतौर मुख्यमंत्री एक नई दिशा और दशा दी। ऐसे में सूत्रों की माने तो बीजेपी डॉक्टर रमन सिंह को उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी तय कर सकती है। अब यह तो तय है कि उपराष्ट्रपति नॉमिनी का नाम न सिर्फ चौंकाने वाला होगा बल्कि राजनीतिक समीकरणों को साधने वाला भी होगा। बीजेपी की अगली चाल न केवल उपराष्ट्रपति का नाम तय करेगी बल्कि 2029 तक के राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है। यदि पार्टी अपने सहयोगियों में से किसी को यह पद देती है तो वो 2024 के बाद भी गठबंधन की मजबूती का संकेत होगा। एनडीए में सहयोगी यानी जेडीयू या टीडीपी को भी ये पद दिए जाने की चर्चा है। बहरहाल उपराष्ट्रपति को लेकर जो नाम रेस में सबसे आगे है और जिस नाम की चर्चा है वो है रमन सिंह। और आज हम इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति कौन होगा और कब तक होगा। ये भी अपने बात में देखिए अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ गए उनके इस्तीफे को लेकर भी सवाल हुए, स्वास्थ्य का कारण आया, कुछ और वजह थी, लेकिन अब सबकी नजरें हैं कि आखिरकार अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सीधे हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। राजनीतिक विश्लेषक हैं के शर्मा छत्तीसगढ़ से। के शर्मा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और राजनीतिक विश्लेषक है कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के शर्मा जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? के शर्मा जी, वैसे तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, देखिए कि उपराष्ट्रपति कौन होगा। अब इसका जवाब तो जब ये पूरी प्रोसेस होगी और इलेक्शन होगा फिर सारी चीजें आएंगी, लेकिन जो नाम सबसे आगे आया है इतने लोगों के बीच में, रमन सिंह का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। और क्या एक मुख्य वजह इसकी मानी जा सकती है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से ही हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं और यदि ये नाम है तो कितना % माने श्योर कि हाँ ये उस जगह को, उस पद को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं? निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह एक सुलझे हुए राजनेता है और पार्टी की ओर से विश्वसनीयता की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने आरएसएस बेस उनका रहा है, केंद्रीय मंत्री रहते हुए यदि किसी को कहा जाए कि आप जाके किसी राज्य का प्रदेशाध्यक्ष बन जाइए तो उसको स्वीकार कर लेना एक बड़ी बात डॉक्टर रमन सिंह के पक्ष में जाती है। और जो प्रदेश अध्यक्ष बन के यहाँ आते हैं और फिर यहाँ पे सरकार बनाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार भी ऐसी बनती है कि 3 बार वो मुख्यमंत्री रहते हैं, ये एक बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ उनके व्यवहार कुशलता, शालीनता, विधानसभा के रूप में अध्यक्ष के रूप में भी अभी लोग देख ही रहे हैं किस तरह से उनकी कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है। उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री के रूप में वो तमाम प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने के लिए छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए से लेकर के तमाम प्रकार के नया रायपुर का निर्माण है, एक विकास की दिशा देने के लिए एक नए राज्य को उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर रमन सिंह का एक प्रमुखता से यदि नाम आ रहा है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, बशर्ते बिहार और जो बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उससे अलग हटके विचार करना पड़ेगा। और उसके साथ ही जो ओबीसी एससी की जो बात कही जा रही है, क्योंकि आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति है इसलिए निश्चित रूप से इस वर्ग की बात उपराष्ट्रपति के लिए आ रही। और ऐसी स्थिति में जो बात आ रही है नायडू और नीतीश कुमार के राजनीतिक भूमिका को लेकर तमाम प्रकार के कांग्रेस कयास लगा रही है और इंतजार भी कर रही है कब बैसाखी टूटे तो हमारे लाभ हो जाए। ये भी स्थिति है। ऐसी स्थिति में इनको भी साधने की आवश्यकता है और इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिसके लिए एक आप राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी का भी नाम चल रहा है, नीतीश कुमार का भी नाम आ जाता है गाहे बाए गाए, क्योंकि वो उनको मुख्यमंत्री से हटा करके भाजपा वहां पे अपनी
बिहार में अपनी सत्ता को काबिज करना चाहती है। तो राजनीति में तमाम प्रकार के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आप कह रही हैं कि चौंकाने वाला डिसीजन जैसे ले रहे हैं, मुख्यमंत्री का राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम आया तो चौंकाने वाले डिसीजन के रूप में आए। उसी तरह से क्या उपराष्ट्रपति के लिए चौंकाने वाला होगा? लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो इस बैकग्राउंड से अभी धनखड़ जी आए थे और उससे तमाम प्रकार की दिक्कतें, कांग्रेस बैकग्राउंड था, उस सबको लेकर के जो उनके बयान कृषि मंत्री को लेकर, शिवराज सिंह को लेकर आए या प्रधानमंत्री को लेकर तमाम प्रकार की जो बातें आ रही है, उन सबको लेते हुए ये बात छत्तीसगढ़ में ही और तमाम राजनीतिज्ञों में ये बात चर्चा चल रही है कि भाजपा के बेस जो होगा आरएसएस से जुड़ा हुआ ही भाजपा का मेन बेस कहलाता है। तो ऐसे नेता को इस पद पर बैठाया जाए ताकि इस प्रकार से संवैधानिक संकट या किसी प्रकार की राजनीतिक दिक्कत ना आए, ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है कि नरेंद्र मोदी के साथ जिस नेता को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, जो अभी नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नड्डा जी की बात करें, इनके बीच में बेहतर सामंजस्य राष्ट्रीय स्तर पर बना के इस पद को सुशोभित करे, ऐसे की तलाश की जा रही। तमाम प्रकार नीति इसमें गडकरी जी का भी नाम आता है, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि एक सामंजस्य बैठाने वाले नेता की आवश्यकता होगी, जो मुझे लगता है कि भाजपा में एक के भीतर ही जो आरएसएस बेस का, जैसे रमन सिंह का आप नाम ले रही हैं, छत्तीसगढ़ से अभी कुछ दिन पहले पीसीसी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है दीपक बैस, उन्होंने रमेश बैस का नाम लिया था। वो भी ओबीसी वर्ग के 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, उनका भी नाम बड़े स्तर पर चला, लेकिन वो भी शांत प्रवृत्ति के हैं। जब उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाते रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय राजनीति में जो कमजोरी है, उसको क्या उपराष्ट्रपति पद दे करके एक बड़ा भरने की जो प्रयास होगा, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। छोटे से आदिवासी राज्य के यदि उपराष्ट्रपति पद यदि मिलता है तो छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों के लिए एक स्वाभिमान वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। कुमार विवेक जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार विवेक जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आपकी आवाज पहुंच रही है। क्या लगता है कुमार विवेक जी, उपराष्ट्रपति की रेस में कई सारे नाम हैं, लेकिन सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो रमन सिंह का है। आप तमाम लीडर्स को जिनके नाम आगे हैं और रमन सिंह को भी खास तौर पर क्या ओपिनियन आप एक रखते हैं? देखिए, क्योंकि ये नाम है, ये इस वक्त पे बहुत सोच समझ के इसका डिसीजन होगा, क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ उसके बाद बहुत सारे सवाल आए थे, तो अब सबकी नजरें हैं कि उस जगह पर आखिर कौन बैठेगा। जी, रमन सिंह जी के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर कहा जाए तो एक तो 3 बार के वो मुख्यमंत्री रहे, गवर्नेंस का उन्हें अच्छा अनुभव है, पार्टी के जो कोर आइडियोलॉजी है उससे जुड़े हुए रहे। उससे भी महत्वपूर्ण उनका एक सॉफ्ट हिंदुत्व, जो कि एक इंक्लूसिव इमेज हमेशा उनकी रही है। भाषा शैली उनकी बड़ी स्पष्ट और गरिमामयी रही, जो कि एक उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के चेयरपर्सन के हिसाब से काफी आवश्यक गुणों में से एक है। छत्तीसगढ़ को उन्होंने राष्ट्रीय मंच पर एक लाया जब से वो स्टेट बना। लेकिन रमन सिंह जी के उपराष्ट्रपति न बनने में भी कुछ पॉइंट्स हैं उनके विपक्ष में, जिसमें सबसे प्रमुख मैं यह मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका रिकॉल वैल्यू काफी लो है। बीजेपी ने नई जो ट्राइबल फोकस एक रखी है उसके अनुकूल वो चेहरा नहीं बैठता है। तो इसमें तो दो मत नहीं है कि अनुभवी, गरिमामयी और कम विवादित चेहरा है, लेकिन राजनीतिक प्रासंगिकता से अगर देखी जाए तो उसमें वह चेहरा एक कम लगता है। मुझे एक नाम पर और राखी जी इसमें उम्मीद लगती है। अब यह संघ को कितना, इस पे संघ के साथ क्या सामंजस्य हो पाता है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर निर्भर करेगा। और वह नाम है आरिफ मोहम्मद खान जी का, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष छवि एक अलग है, लेकिन बौद्धिक राजनीति की अगर प्रोफाइल की बात की जाए तो अभी कम से कम मौजूदा जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद से जो एक आकांक्षा रखी जाती है, उम्मीद रखी जाती है कि नॉन पॉलिटिकल पर्सन हो, इंटेलेक्चुअल हो और एक डेवलपमेंट के हिसाब से हो, तो उनसे बड़ा चेहरा मुझे अभी नजर नहीं आता है। उसमें उनके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। और जहां तक विचारधारा की अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय के भीतर भी एक प्रगतिशील और सुधारात्मक और संवैधानिक मूल्यों के पक्षधर नेता के रूप में रहे। 1986 में जब पीक ऑफ द पॉलिटिकल कैरियर पे होते राजीव गांधी जी के सरकार में, शाहबानो केस में सरकार के रुख का विरोध उन्होंने किया एक मुसलमान होते हुए, और उसके बाद एक तरीके से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन को दांव पे लगा दिया। और वहां से इस्तीफा देना उनकी एक नैतिक स्पष्टता और न्याय प्रेरता का एक परिचय भी रहा। अभी बिहार के राज्यपाल भी है, और बीजेपी उन्हें एक राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ जो एक संवैधानिक मुस्लिम सोच के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये संघ के कितना मंजूर होगा,
क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है और इस बात में दम भी है कि कोर आइडियोलॉजी के व्यक्ति को लाया जाएगा। सतपाल मलिक और धनखड़ जी के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर चुकी है और कुछ ये पद ऐसे होते हैं जहां पर सरकार से सामंजस्य बनाना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की एक स्थिति पैदा उत्पन्न हो जाती है कि वहां पर हम लोगों ने इस चीज को देखा। तो रमन सिंह जी के बारे में मैंने ये कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कुछ चीजें उनके अड़चन में आएगी। बीजेपी की अभी जातिगत और जो एक समीकरण बैठाने हैं उस सिलसिले में अगर कीजिए। बिल्कुल के शर्मा जी, देखिए ये बात ठीक है, कुछ जैसे कि अभी कुमार विवेक जी कह रहे थे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उस जगह को संभालने की जिम्मेदारी और लगातार आप जब सदन में होते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए धनखड़ जी के मैटर पे जो कुछ भी आया, सामने से आया स्वास्थ्य कारण, पर्दे के पीछे से बहुत सारी चीज़ें और भी आई हैं, खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ये ज़रूर देखेगी, आना भी उन्हीं में से है, ये भी तय है, ये ज़रूर देखा जाएगा कि वो किन चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं। बैलेंस इन द सेंस कि ज़्यादा भार किस तरफ जाएगा और थोड़ी सी चीज़ें कैसे उनको संभाल के लेके चलनी है, क्योंकि कुछ टाइम से जो चीज़ें आ रही थी धनखड़ जी की तरफ से उसके बाद ही ये चीज़ें हुई हैं, ये अब धीरे धीरे सामने आ रही है। तो ये बात सच है कि रमन सिंह का नाम जिस तरीके से है, और अभी कुमार विवेक जी भी कह रहे थे, आपने भी कहा, चाहे बोलने की शैली हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे तजुर्बा या अनुभव हो, वो सब कुछ परफेक्ट बैठता है। कुछ इश्यूज ऐसे हुए हैं उस पर यदि जाना चाहेगी पार्टी, यदि सोचेगी तो ही एक शायद होल्ड हो, अदरवाइज नहीं लगता कि उनको फिलहाल कहीं कोई ऐसे रोकेगा। निश्चित रूप से राखी जी, पूरे मामले को लेकर के भाजपा भी देखिए तमाम प्रकार के जाति समीकरण को लेकर के जो जिन राज्यों में चुनाव है उनकी क्या स्थिति है, और कुल मिलाकर करके 2029 में जो चुनाव होने वाला है, अब लोकसभा चुनाव, उसमें जो जिस तरह से जो 400 पार के नारे के लेकर चल रहे, क्या वो नारा फिर से लेकर भाजपा आएगी मैदान में, इन सब विषयों को देखते हुए संवैधानिक संकट की जो बात आ रही है वो ऐसी स्थिति ना आए कि सरकार के साथ सामंजस्य के साथ कोई विधेयक आदि आता है तो वो आए। इस तरह की तमाम प्रकार की बातें जो आ रही है ये सरकार के लिए ठीक नहीं रहता। इसी को ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर रमन सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी के प्रति विश्वसनीयता की बात करें कि जो उनके नीचे से कार्यकर्ता से लेकर पार्षद से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी, जिसका नाम मुख्यमंत्री के लिए प्राथमिकता से चल रहा था छत्तीसगढ़ में, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह को कहा गया कि आप विधानसभा अध्यक्ष बनिए, तब भी वो इसे सहर्ष स्वीकार कर लिए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कि पार्टी के हिसाब से चलने वाले एक व्यक्ति यदि चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, डॉक्टर रमन सिंह बेहतर है। दूसरी नाम आता है मुस्लिम को लेकर जो बात आ रही है, चाहे उसमें मुख्तार अब्बास नकवी की बात कहे या आरिफ मोहम्मद, तमाम प्रकार के जो नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी भाजपा की राजनीति आप देखिए हिंदुत्व को लेकर चल रहा है लगातार, कहीं न कहीं गाहे बाहे ये बात आती है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है, धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में तमाम प्रकार की घटनाओं को लेकर आगे बढ़ने की बात आ रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपने एक राष्ट्रपति देश भाजपा की ओर से आ चुका है कहा जा सकता है, तो आपकी स्थिति में उपराष्ट्रपति के लिए एक ये लग रहा है कि ओबीसी को, कि ज्यादातर बात आती है ओबीसी को लेकर, तो रमन सिंह के लिए एक ओबीसी फैक्टर जो मुझे लगता है सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में है, क्योंकि अभी जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी लगातार मतलब जाति की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो ये ओबीसी फैक्टर को हटा करके यदि योग्यता के आधार पर पार्टी के प्रति विश्वसनीयता और सरकार के साथ सामंजस्य बाकी विषयों पर यदि ध्यान दिया जाता है तो डॉक्टर रमन सिंह बेहतर उपराष्ट्रपति के रूप में हो सकते हैं। जी बिल्कुल कुमार विवेक जी, ये बात सच है। हालांकि देखिए ये पार्टी का अपना मत होगा, पूरी जो उपराष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया होगी सब कुछ उसके अंतर्गत होगा, उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ एक विचारधारा की बात आप भी कह रहे थे, ये सच है। मुझे लगता है के शर्मा जी जो कह रहे हैं कि जो पार्टी अभी जिस लाइन पर चलती है, जिस हिंदुत्व की बात कर रही है, बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं, शायद वो ऐसा कोई चेहरा ना देखे, क्योंकि वो आने वाले इलेक्शन को देखते हुए सारी चीज़ों पर डिसीजन लेगी। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, मैंने यही संदेह आपको व्यक्त भी किया था कि इससे क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर है वो जो हिंद, जैसा कि शर्मा जी ने इस बात को उठाया भी, वो सही बात है कि अभी आप देखेंगे तो कोई सांसद मुसलमान नहीं, वैसे स्थिति में भी ये एक किसी भी मुसलमान के नाम पर अगेंस्ट जाता है। लेकिन एक संभावना जो अभी डिप्टी स्पीकर हैं हरिवंश नारायण सिंह जी जनता दल यूनाइटेड से, उनके नाम पर भी जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देगी 2029 के लिए भी, क्योंकि अभी ठीक है अगला उपराष्ट्रपति भी अगले 5 साल के लिए ही होने जा रहे हैं,
तो ऐसे स्थिति में क्या उसको भी एक अपने अलायंस को, भारतीय जनता पार्टी अगर ये मान चुकी हो कि हमें अगला चुनाव भी अलायंस के दम पे लड़ना है, 400 सीट के नारे के बाद जिस प्रकार का एक झटका लगा, तो उस पे भी हो सकता है। बाकी रमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कैडर में देखिए एक संतोष वाली बात तो है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, कहीं से चूचा की आवाज नहीं आई, पद इलेक्शन हुए उसके बाद मुख्यमंत्री बदले गए, तो कहीं ना कहीं और रिवार्ड देने में भी इस पार्टी का एक रहा है कि सही समय पे सही चीजें दी जाएगी। तो रमन सिंह जी का इन सारी बातों पे तो बिल्कुल भी पलड़ा उनका भारी है, और कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण उन्हें न दिया जाए। लेकिन जातीय जैसे उठाया शर्मा जी ने भी बात की, जनगणना की बात होनी है, वहां एक चीज इनके अगेंस्ट में ये जा सकती है, इसके तो मैं भी बिल्कुल पक्ष में हूँ, यही एक कारण हो सकता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी है, चौंका भी सकती है। अब यहाँ पर संघ से किस नाम पर आता है तो वो देखना पड़ेगा, और अचानक से ऐसी क्राइसिस के बाद आएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कहीं भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज आने की कोई भी संभावना हो। वो ग्रासरूट लेवल का ही कोई व्यक्ति होगा, उसमें भी रमन सिंह सटीक बैठते हैं। देखिए, एक बात और अच्छी बात है कि दोनों सदनों के जो सांसद होंगे वो इसके लिए वोटिंग करेंगे, तो ये तो कहते हैं कि वो उनकी क्या विचारधारा है, वो क्या सोच रहे हैं। जब दोनों सदनों के सांसद वोटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आ ही जाएंगी। एक बात और है, कई सारे लोगों का जो और नाम है। राकेश जी, इस बात से पे थोड़ा मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये जो वोटिंग होती है ना, व्हिप वाली वोटिंग होती है, हाँ। ये नंबर जब तक डिफेक्ट न कर जाए कोई, तब तक वो वोटिंग एक फॉर्मेलिटी रहती है, ये प्री डिसाइडेड है। या ऐसा नहीं है कि कोई अंतरात्मा की आवाज से वहां कोई वोट करेगा। नंबर क्लियर है कि एनडीए के कितने आने, जब तक कोई वॉकआउट न कर जाए। और भारतीय जनता पार्टी से तो कोई नहीं होना है, अब जो होना है वो अलायंस से अगर हो, जबकि अब मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरीके की कोई गुंजाइश होगी कि उस पर रहना है। पार्टी को सेलेक्ट करना है, ये बात ठीक है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो सर्वदल होना है, दोनों हाउस के मेंबर को करना है। संख्या में कहीं भी एनडीए मतलब कहीं निर्विरोध ही आप एक तरीके से मान लें, इसमें बहुत ज्यादा किंतु परंतु नहीं होना है। बिल्कुल, देखिए वो लाइन तो तय है, जो भी होगा चेहरा भारतीय जनता पार्टी से होगा, ये बात बिल्कुल तय है। अब कौन होगा यही एक बात है। तो ये बात तो सही है कि रमन सिंह को लेकर जो बातें आती हैं, अभी कहीं कोई ऐसा क्रॉस नहीं दिखता, किसी भी मामले में नहीं दिखता, चाहे बात में हो, व्यवहार में हो। मैंने पहले भी कहा, अनुभव में हो, एक लंबा समय उन्होंने दिया और सबसे वरिष्ठ हैं भी, बहुत जिम्मेदारियों को निभाया है। बाकी जो लीडर्स हैं, यदि मैं सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ये सोचकर अभी साइड करूं, क्योंकि एक विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की हो सकता है वहां से क्रॉस किया जाए, लेकिन बाकी लीडर्स की भी मैं बात करूं तो मुझे लगता है रमन सिंह से यदि कंपेयर करके देखें, किसी को हम कम नहीं कह रहे हैं, तो सर तजुर्बा, अनुभव, उम्र, ये सब देखा जाए तो मुझे लगता है शायद वो उनसे अभी ऊपर हैं। के शर्मा जी, तो चाहे मैं शिवराज सिंह चौहान की बात करूं, चाहे मैं नरेंद्र सिंह तोमर की बात करूं, अच्छा वसुंधरा राजे का भी नाम था, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जब राजस्थान में इलेक्शन हुए और तमाम चीजें हुई थी, बहुत चीजें आई थी, तो मुझे नहीं लगता, भले उनका नाम है लेकिन उन पर भी अभी आगे कोई मुझे राय तो नहीं दिखती। बाकी जो लीडर्स हैं उन पर विचार हो सकता है। राजनाथ सिंह का जो नाम है अपने आप में, क्योंकि प्रथम पंक्ति के सब बड़े लीडर हैं, बिल्कुल बेशक हो सकता है, लेकिन बाकी की जिम्मेदारियां क्या, तो आगे तक का सोचना है। इसलिए मुझे लगता है एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा। और इन सब में फिर मैं कंपेयर करूं यदि आगे तक के सोचने के लिए, तो मुझे लगता है पार्टी का एक मत जा सकता है रमन सिंह पर। के शर्मा जी। निश्चित रूप से सभी बातें आपने कही, वसुंधरा वाले रमन सिंह के लेवल के ही हैं वो भी। शिवराज सिंह की बात करें, रमन सिंह की बात करें, वसुंधरा की बात करें या मोदी जी की बात करें, ये लगभग एक लेवल के भीतर है। 3 बार सीएम के इनके पास रहा है, अनुभव रहा है। वसुंधरा के बारे में एक चीज जो आपने पकड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब मुख्यमंत्री चयन की बात आती है, एक पर्ची निकलता है तो सोशल मीडिया में कितना वायरल हुआ, किस ढंग से अचंभित हो गई कि उनके जगह में किसी और का नाम सामने आ गया। तो इस प्रकार की जो बातें रहती, पार्टी इसको मुझे लगता है कि भाजपा बहुत गहराई से सोच विचार के ढंग से प्रत्याशी चयन करती है। दूसरा एक गणित और हो सकता है कि भाजपा चूंकि अब दक्षिण की ओर आगे बढ़ रही है, हाँ। तो दक्षिण की ओर, दक्षिण से भी कोई नाम आता है, जैसे आपने एक नाम लिया है एल गणेशन का, ऐसे भी नाम आ सकते हैं, क्योंकि भाजपा उत्तर से ज्यादा उसको दक्षिण में चाहिए। पूरे भारत में यदि आपको केसरिया रंग दिखाना है तो मुझे लगता है कि दक्षिण भी एक बड़ा एक फैक्टर हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो ये इसके साथ ही साथ जो तमाम प्रकार की, वसुंधरा की बात हो गई, शिवराज
सिंह की आप देख रहे हैं कि लगातार उनको अभी कह सकते हैं कि बेहतर काम कृषि मंत्री के रूप में चल रहा है। एक महत्वपूर्ण है, किसान छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक रूप से निभा रहे हैं। उसमें शिवराज सिंह का अभी फिलहाल अभी कोई भी बात नहीं आया। और जहां तक राजनाथ सिंह की बात है, राजनाथ सिंह इतने बड़े नेता हैं कि वो जब स्वयं चाहेंगे तभी ये चीज हो पाएगा। अब ये बात समझ जाइए कि राजनाथ सिंह के अनुमति के बिना उनको इस पद पर किसी और को बैठाने के नहीं हो सकता। उसकी सहमति जरूर रहेगी, वो स्वयं के लिए हो या किसी और के लिए हो। राजनाथ सिंह अभी उस स्थिति में है। जी बिल्कुल। कुमार विवेक जी, थावरचंद गहलोत को लेके क्या लगता है आपको, क्योंकि निश्चित तौर पर वो भी एक चेहरा है, हालांकि क्योंकि इलेक्शन जब होता है और हम सब इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि आने वाले समय में इलेक्शन को लेकर चीजें होंगी, हालांकि टॉप प्रायोरिटी और पहले नंबर पे जो नाम है वो रमन सिंह का हम सबको लगता है, लेकिन थावरचंद गहलोत को लेके क्या ओपिनियन है आपकी? देखिए राखी जी, इस बात को मैं इस रूप में देखता हूँ, नाम कोई भी हो, ये तो ना मैं कह सकता हूँ ना भी कोई कह सकते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति बनने के ढेर सारे लिखे हुए हैं कि 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, ये तमाम चीजें लिखी है। जो नहीं लिखी होती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, ये होना चाहिए कि नंबर 1 पार्टी और प्रधानमंत्री का वो करीबी होना चाहिए। नंबर 2 किसी भी बात में हस्तक्षेप न करे, जो और शायद सरकार चलने के लिए भी आवश्यक है कि सिस्टम जो है जनता के द्वारा ये चुने गए। एक बात और देखनी पड़ेगी कि कोई भी, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी का नाम है, जिनका पार्टी राजनीतिक रूप से अभी काम लेना बाकी है, जिनकी राजनीतिक कैरियर बाकी है, उसको इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल वोट पर डाल करके पार्टी अपना एक नेता नहीं कम करेगी। राजनाथ सिंह के अभी कल जो भाषण हुए हैं और जो उनका एक प्रभाव है जन नेता के रूप में, यह एक किस्म से कॉन्स्टिट्यूशनल सेरेमोनियल पोस्ट होता है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट के पास फिर भी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की एक जिम्मेदारी है, लेकिन वो एक जो औहदा है, कहीं ना कहीं आप एक राजनीतिक रिटायरमेंट की आप बात कर लीजिए। ऐसा नहीं हो पाता है कि आप इन पदों पर रहने के बाद वापिस आप किसी से वोट मांगने जाए, अगर अपवाद मिल जाए तो बात अलग है। तो पार्टी किसी भी ऐसे चेहरे को कुर्बान तो नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, रमन सिंह की बात में चूंकि उनकी सक्रियता अभी कम दिखती है और सारे योग वहां बैठ रहे हैं, इसलिए ये नाम चल रहा है। वैसे तो जितने भी लोग हैं जो बड़े चेहरे हैं, जिनको आज किसी पद पे नहीं है, आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन पार्टी इसको जरूर कंसीडर करेगी कि किनकी राजनीति अभी बाकी है, किन्हें वहां बैठाना है। और इसको भी बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए कि चुनाव किसे अपना कैंडिडेट बनाना है ये आसान होने जा रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। कहीं ना कहीं तालमेल की या जो उसका प्रयास है, यह भी एक इसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती आने जा रही है। तो ये तो कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के अंत तक ये हो जाएगा, लेकिन संविधान में कोई स्पष्ट नहीं है एज सुन एज पॉसिबल वहां पे लिखा हुआ है। एज सुन एज पॉसिबल कितना सुन होगा ये तय सरकार को करना है। बिल्कुल। तो और एक बात आपने जो कही, एक बात जो आपने कही कि सबसे ज्यादा जो पहला पॉइंट है तालमेल बिठाना, अरे वही तो जरूरी है और वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसीलिए सबसे ज्यादा उस पर विचार होगा। खैर, समय भी हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, उपराष्ट्रपति कौन होगा, रेस में सबसे आगे रमन सिंह का नाम है। इस चर्चा से भी दोनों एक्सपर्ट ने एक बात रखी है कि रमन सिंह बिल्कुल सही उस जगह के लिए हैं, और इसलिए भी हैं क्योंकि उनका अनुभव, उनकी भाषा शैली, उनका बोलना और समझना, और उस जगह के लिए जो सबसे ज्यादा योग्य देखा जा रहा है, फिलहाल रमन सिंह को देखा जा रहा है। बाकी के जो नाम हैं वो भी बिल्कुल योग्य हैं, लेकिन पार्टी बहुत आगे तक की चीजों को देखकर, समझकर अपना फैसला देगी। तो कौन होगा उपराष्ट्रपति, ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।